नमस्कार, इंडियन प्रेस हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूं नवल कांत सिन्हा। यूजीसी एक विवाद और ऐसा बड़ा विवाद कि पूरे देश में इसकी चर्चा है और कई दिनों से चर्चा है। सोशल मीडिया से लेके लोगों के ज़हन में इसकी तमाम आलोचनाएँ हो रही हैं और तमाम तरफ से ये आ रहा है कि ये घातक जो एक्ट है, ये खतरनाक एक्ट है और ये बाँटने वाला है, ये हिंदुओं को कई हिस्सों में बाँट देगा। ऊँच-नीच की जो असमानता है वो बढ़ेगी और लगातार इसके खिलाफ आवाज़ें सोशल मीडिया पे लोग इंडिविजुअली उठा रहे थे, लेकिन अब ये जो पार्टी में भी धीमे-धीमे सुगबुगाहट थी और कई नेताओं को ये एक्ट नहीं पसंद आ रहा था। लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ती जा रही है और हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री रहे रवीश शुक्ला जी, डॉक्टर रवीश शुक्ला हमारे साथ हैं और इनके आज के 2 ट्वीट बहुत चर्चा में हैं। फेसबुक पे जो उन्होंने लिखा था वो पोस्ट बड़ी चर्चा में है। जो इन्होंने पहली पोस्ट डाली उसमें लिखा था, यदि यूजीसी का घातक जाति संघर्ष को बढ़ाने वाला कानून वापस नहीं किया गया तो मैं भाजपा से त्यागपत्र दे दूंगा। दूसरा इनका पोस्ट था, एक बार वंदे मातरम का सम्मान बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था, अब सनातन समाज को जाति संघर्ष से बचाने के लिए बलिदान देने को तैयार हूं। तो शुक्ल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी पे बात करूं उससे पहले मैं जो आपका दूसरी पोस्ट थी कि वंदे मातरम के लिए मैंने बलिदान दिया था, तो पहले तो ये जो वंदे मातरम का बलिदान है इसको जरा सा जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं। देखिए, ऐसा है 1998 में जब मैंने विद्यालयों में वंदे मातरम गीत अनिवार्य किया था, एक कल्प योजना बनाई थी, उसमें ये वंदे मातरम गीत अनिवार्य था। राजनीतिक मजबूरियों के कारण जब मुझसे ये कहा गया, अली मियां ने फतवा जारी किया था, अगर स्मरण हो आपको, तो मुझसे कहा गया इसको बैकडेट में विड्रॉ करना है। मैंने नहीं किया, उसके कारण मुझे मंत्रिमंडल से हटना पड़ा। मुझे उसका कोई गम भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से मुझे मंत्रिमंडल से हटना पड़ा और जिस तरह से अली मियां के साथ समझौता हुआ और जिस तरह से 27 वर्ष पहले वंदे मातरम को सूली चढ़ाया गया और मेरी पत्नी ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, टाटा हॉस्पिटल में एडमिट थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि वो बचेंगे नहीं। उस दिन मुझे खूब याद है कि वो तारीख थी 28 नवंबर, जिस दिन मेरी चर्चा हुई, और 4 दिसंबर 1998 को मुझे बीबीसी ने बताया कि आपको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। पहली प्रतिक्रिया यही थी कि मैं भाग्यशाली हूं और मैं अपने पर गर्व अनुभव करता हूं कि मैं संघ का तृतीयवर्ष शिक्षक स्वयंसेवक हूं, प्रचारक हूं। सिद्धांत मेरे लिए बड़े हैं, बाकी चीजें छोटी हैं, और इसीलिए मुझे कोई इससे किसी तरह कष्ट नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात जब कभी भी वंदे मातरम का इतिहास लिखा जाएगा, पहले तो बहुत सारे लोग हैं इस पे मरने वाले, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब लिखा जाएगा इतिहास तो रवीश शुक्ला उसमें होंगे। और 27 वर्ष बाद लौट करके वो बात आई, तो आज मेरा चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे वो टीवी डिबेट हो, सब में रवीश शुक्ला की बातचीत हुई, भले वो किसी रूप में हुई हो, लेकिन हुई है। तो मुझे गर्व है इस बात का। रवीन जी, 27 साल जो एक बड़ा संघर्ष का समय होता है और आप खुद भी जानते हैं कि वंदे मातरम की चर्चा करके जो कल्प वाला आपका था प्रयोग, उस पे आपको बड़ा नुकसान हुआ। एक बड़े नेता थे आप, देश के फलक पे और बड़े स्थापित हो सकते थे, लेकिन उसका बड़ा नुकसान हुआ और दोबारा आप फिर जो है आग से खेल रहे हैं। ये यूजीसी का मसला किसी और ने नहीं, आपकी जो सरकार है उसी की तरफ से आया हुआ बिल है, एक्ट है, और उसका ही आप विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि आप राजनीतिक रूप से या तो बहुत अपरिपक्व हैं या आप बहुत बड़े खिलाड़ी और किसी बड़े खेल में लगे हुए हैं? एक रामचरितमानस में दोहा जो उस समय भी पढ़ा था मैंने, आज भी पढ़ना चाहता हूं। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर हुए बेघी नाश। राज ये जो व्यक्ति है ना, ईमानदार अगर है तो अपने लोगों को कभी गलत पर राह पर जाते हुए चुपचाप आंखें बंद करके नहीं दे सकता। मैं भी उन्हीं में से हूं और मेरा तो पूरा जीवन इसी विचारधारा के लिए गया। 15 साल की आयु से मैं घर से बाहर हूं और 15 वर्ष की आयु से आज मेरा 72 वर्ष की उम्र हो गई है। इतने वर्ष मैं लगातार अगर कोई काम करता हूं तो परम वैभवन नेत में तो स्वराष्ट्रम का मूल मंत्र पढ़कर ही काम कर रहा हूं।
और उसी के लिए काम कर रहा हूं। तो मेरा जीवन और मेरे जैसे जाने कितने लाखों लोगों का जीवन इसमें गया है, अब वो जीवन बर्बाद ना हो, इतनी साधना बेकार ना हो, मेरा उद्देश्य केवल इतना है, केवल उद्देश्य इतना है। और इसलिए मुझे सत्य बोलना, आखिर कब तक मौन रहा जाएगा? अगर मौन रहा जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा ना। तो ये जो साधना का बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठी हुई है, ये पूंजी बर्बाद हो जाएगी ना। इसके लिए ये लड़ाई है। विचार विचार में तो अभी भी जीवन भर जब तक मरूंगा तो भगवा में ही लपेट कर ले जाया जाऊं। वैसे तो लोकतंत्र सेनानी हूं, तिरंगा तो मिलेगा ही मुझे। मैं इमरजेंसी में भी लंबे समय जेल में, हमारे मुलायम सिंह यादव ने तो मुझे एनएसए में बंद किया था। राम मंदिर आंदोलन में जाने कितनी बार जेल में रहा हूं। इसके अलावा मेरे भाई मनोज सिन्हा जी, आप आश्चर्य करेंगे, जेपी मूवमेंट में मैं 2 बार जेल में रहा हूं। और लंबे ये जो आपका पूरे इतना लंबा रविंद्र जी, आपका इतना लंबा चौड़ा संघर्ष है और इस संघर्ष में आप हमेशा भावुक होकर बहुत नुकसान उठाते। पहले तो ये बताइए कि यूजीसी पे आपका स्टैंड क्या है? देखिए, यूजीसी का घोर विरोध करता हूं, मैंने स्पष्ट लिखा है। क्यों विरोध करता हूं उसका कारण है। एक तरफ हम नारा दे रहे हैं कि जातिवाद समाप्त करना है, हमें जातियों के दीवारें तोड़नी है, लोगों को मिलाना, सारे हिंदू समाज को एक करना है ताकि जो खतरे दिख रहे हैं उससे हिंदू समाज बच जाए। दूसरी तरफ हम बड़ी खाई खड़ी कर रहे हैं। ये वर्ग संघर्ष नहीं तो क्या है? जिस तरह से पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग के बीच में संघर्ष खड़ा किया था कम्युनिस्टों ने, मार्क्सवाद ने, वैसे ही तो ये संघर्ष है, ये जातिवाद का संघर्ष है। राजनीति में सब लुभाने में लगे हैं कैसे, तो ये ठीक है क्या कि आप जो हमारे पास वो राजपत्र है, ये देखिए, ये राजपत्र है और ये को मैंने एक एक बहुत ढंग से, मैं 6 साल वकालत कर चुका, मैंने इसको बहुत ढंग से देखा है। मेरा उद्देश्य केवल सुधारात्मक है, पॉजिटिव है। मैं मरूंगा परम वैभव ने तो स्वराष्ट्रम के लिए, जीऊंगा तो परम वैभव ने में तो स्वराष्ट्रम के लिए, इसके अलावा कोई विकल्प। मैं तो जीता हूं ना इन विचारों को, मैं लिखता हूं, मेरी कलम चलती है तो यही लिखती है, मेरा एक एक एक्ट इसी का है। तो मेरा और कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य ये है कि आखिर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़े होंगे, कौन खड़ा होगा? गलत बात है ये ना। अच्छा चलिए, आपने एक मांग की कि ये जो बिल है उसको सुधार किया जाए, या मैं एक बात कह दूं आपके चैनल के माध्यम से, सच कहना अगर बगावत है तो उस समय के समय अब भी मैं बागी हूं, ऐसा समझ लो। लेकिन ये तय है कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, किसी का सहयोग करने वाला नहीं हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि बंदर बाट में बिल्ली कुछ ले जाए, उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन मैं विरोध कर रहा हूं, विरोध मेरा नैतिक है और ये विरोध निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगा। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से ये षड्यंत्र में भाजपा को फंसाया गया है, इससे भाजपा बाहर आएगी, ये मेरा विश्वास, इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को फंसाया गया? आखिर इस बिल के पीछे तो भाजपा ही के लोग हैं ना, भाजपा ही ने तो फाइनल किया होगा, भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के मंत्रियों ने, सबने मिलकर तो फाइनल किया होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है सिन्हा जी कि ये जो बिल ड्राफ्ट किया गया, पता नहीं वो सच है कि नहीं, मैं नहीं जानता। इस कमेटी के अध्यक्ष, ऐसा बार बार लिखा हुआ सोशल मीडिया पर, दिग्विजय सिंह थे, ऐसा लिखा जा रहा है। वो सच है कि नहीं आप बता सकते हैं। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह थे तो दिग्विजय सिंह तो यही चाहेंगे ना भाजपा डूब जाए, वही यही चाहेंगे। हो सकता है ये षड्यंत्र हुआ हो, इसको समझ ना पाए हो। उसके अंदर जो क्लॉज है, अब बताइए, एक उसमें क्लॉज है खतरनाक, जो आपके, मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं ताकि सबको ये पता चल जाए कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो इसका जो 6ठा हेल्पलाइन आप कभी पढ़िएगा, उसमें लिखा है यदि सूचना देने वाला व्यक्ति अनुरोध करता है तो भेदभाव की सूचना देने वाले हितधारक की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जरा हमको ये बता दीजिए, इसमें सबका नहीं है, केवल वर्ग विशेष का ही है, उनके लिए है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है छात्र संघ का, उसी समय हेल्पलाइन पर कह दिया गया कि मेरे को ऐसा ऐसा किया है, तो तत्काल उसका नाम भी उजागर नहीं होगा और उस जो व्यक्ति हितधारक है उनका नाम उजागर नहीं। क्या अपराध हुआ ये उजागर नहीं, और किसके साथ हुआ ये उजागर नहीं। उजागर क्या होगा कि तुम्हें हम सजा देंगे क्योंकि किसी ने कहा है
ये क्या, ये मानवीय है क्या? केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़कर सबके लिए कानून है भाई। ब्राह्मण क्षत्रिय, अगर मान लीजिए चोटी पकड़ के किसी ब्राह्मण की उखाड़ ली गई तो क्या उसका उत्पीड़न नहीं है? ये उसको गालियां देकर के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया तो वो उसका अपमान नहीं है? उसको प्रताड़ित किया गया, ये अपमान नहीं है? तो ये तो गलत है ना। एक तरफा आप कर रहे हो तो इससे क्या होगा? इससे जो अभी आरक्षण को तो झेल गए किसी तरह लोग, बड़ा आंदोलन हुआ, बड़े लोग मरे, झेल गए, स्वीकार कर लिया लोगों ने। अब ये कोड़ में खाजौर हो गई, क्या होगा? ये सारे जितने भी कैंपस हैं महाविद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के, ये सारे कैंपस ये मारपीट और अखाड़ा बन जाएंगे और वो स्थितियां होंगी कि रोज एफआईआर लाज होंगी, बहुत बुरे परिणाम आने वाले हैं। मेरा विश्वास अच्छा, है ये वापस होगा। एक क्लॉज आपने बताया कि ये नुकसानदेह है, और भी इसमें कुछ होंगे जिसपे आपको आपत्तियां होंगी? मैंने कहा ना, ये केवल और केवल आपत्ति नहीं, इसमें केवल सभी को जोड़ दो। किसी के साथ भी अन्याय हो, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, तो सभी जातियों को जोड़ो। जितने भारतवर्ष में रहते हैं उनके किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है तो इसकी कार्रवाई, दूसरा उसकी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या वो मनुष्य नहीं है क्या? आप समता कैसे स्थापित होगी? केवल कुछ वर्गों को लेकर के समता स्थापित हो जाएगी? संभव है क्या? तो ये जो बाकी लोग बचे हैं इनको शामिल करते हुए किसी के साथ भी कुछ हो तो कार्रवाई होगी। और एक और क्लास इसमें डाला जाना चाहिए, अगर शिकायत झूठी पिछले में थी कि झूठी शिकायत अगर पाई गई तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई होगी। अब ये डेलिबरेटली कदासे से गिल्टी कॉन्शियस होकर के बेंसरिया जिसको कहते हैं उसके माध्यम से इस बार वो क्लॉज निकाल दिया गया है, माने झूठी शिकायतकर्ता को कोई भी पनिशमेंट नहीं होगा। इसका मतलब झूठी शिकायत करने का आप उसको खुली छूट दे रहे हैं कि आप जितनी छूट आप कर पाओ उतनी लोगों करो, जितना प्रताड़ित कर सकते हो उतना प्रताड़ित करो। ये तो बड़ी खराब बात हो जाएगी ना। तो इसमें तो आप बताइए। इसमें तो एक चीज हो गई ना कि जो आप खुद ही करेंगे, जो पुराना जो कांग्रेस वाला ड्राफ्ट था वो ज्यादा बढ़िया था, बीजेपी का ड्राफ्ट तो और भी खराब है। तो ये बताइए कि आप इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं कि इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सबको जोड़ दो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का इसमें किसी भी तरह का अपराध नहीं है कि वो भाजपा का बिल्कुल थोक वोटर है, यह अपराध नहीं है। हम भारत को बचाना चाहते हैं। लोग इस भाव के साथ राम मंदिर आंदोलन के बाद सारे के सारे जुड़े हैं, तो आखिर उनको ये ना समझा जाए कि वो ऐसे ही मजबूरी में जुड़े हैं। मजबूरी में नहीं जुड़े, वो सब कुछ त्याग करके जुड़े हैं। हम ही जाने कितनी बार जेल गए और 15 वर्ष की आयु से मैं पूरा अपना जीवन दे दिया है, तो आप मुझे दर्द नहीं होगा क्या? जिस फसल को हमने लगाया है वो फसल अगर मेरे सामने जलती दिखे तो मुझे कष्ट नहीं होगा क्या? मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिनको कष्ट होगा। जाने कितने नवल दधीचियों ने अपनी हड्डियां दी, तो वृत्तासुर का संहार होना चाहिए कि रक्त बीज बनना चाहिए? गलत बात है ये, इसका विरोध है आपका विरोध। और इसमें अगर बोलिए सुधार कर दिया जाए, इसमें सुधार कर दिया जाए, केवल इतना सुधार कर दिया जाए, सभी वर्गों के लिए ये लागू है, नंबर 1। नंबर 2, झूठी शिकायत अगर कोई करेगा और उसकी गहन जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी, गलत पाई गई तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इतना ही तो जोड़ना है। तो उनका भी किसी को भी, हम किसी के विरोध में थोड़ी है। हम तो चाहते हैं कि जातियों की सीमाएं टूटे, लेकिन ऐसे थोड़ी टूटेंगे जो हो रहा है। अगर चाहते हो ईमानदारी। रवि शुक्ल जी, मेरा सवाल ये है कि अभी तो सरकार ने कुछ किया नहीं है और पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी। आप कब तक इंतजार करेंगे? कितने दिन? 1 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना? है, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इतना विश्वास है कि मैं जब बात कर रहा हूं तो केवल 1 दिन के अंदर, अभी कुछ घंटे हुए हैं, मैंने 10:30 बजे ये बात की थी, केवल 10:30 बजे पोस्ट डाली है। 1 लाख के 1.5 लाख के आसपास लोगों ने इसको लिखा है। कई हजार कमेंट्स मेरे पास आए हैं। कम से कम 50-60 तो मेरे पास टेलीफोन पे बात हुई है। चूंकि मेरा कार्यक्रम दिव्यापुर में लगा हुआ था तो मैं मंच में था, नहीं बात कर पाया, लेकिन इतने टेलीफोन हैं पेंडिंग में कि उनको अगर सुनेंगे, आपका भी टेलीफोन हम नहीं उठा पाए थे क्योंकि हम मंच पर थे,
तो कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य, मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूं, अभी भी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं, प्रदेश कार्य समिति में हूं, सक्रिय सदस्य हूं, और भाजपा का जहां कार्यक्रम लगता है वहां मैं जाता हूं, मुझे कार्यक्रम लगाए जाते हैं, मैं जाता हूं। और हम हिंदी साहित्य भारती का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते रात दिन सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, और सनातन धर्म सबके लिए है, सबके लिए दया का भाव रखता है। सिया राम में सब लेकिन आप जग नई भाजपा, रवींद्र जी, नई भाजपा में आप जैसे पुराने खाटी नेताओं को पूछता ही कौन है? आपकी बात निकली जरूर है, लोगों का समर्थन जरूर मिल रहा है, सरकार ने तो कोई निर्णय नहीं लिया और सरकार ने ही ये नियम बना के लागू किया, तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने लोग उनसे तो सलाह नहीं ली जा रही है, और कुछ नए लोग ने सलाह दी होगी तभी तो ऐसा हुआ है। नवल कांत जी, मैंने पहले ही दोहा सुना दिया था, अगर कोई सचिव अपने राजा को गलत सलाह देता है तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। अगर कोई वैद्य अपने मरीज को गलत सलाह देता है भय या लालच के कारण, तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है। और गुरु अपने शिष्य को अगर भय या लालच के वशीभूत होकर गलत सलाह देता है तो धर्म नष्ट हो जाता है। और मैं ये कर रहा हूं, मैं तो सलाह दे रहा हूं कि ये ठीक करिए, अन्यथा बहुत नुकसान होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अधिकृत हूं, मैंने पूरा जीवन दे दिया है एक विचारधारा के लिए, इसलिए मैं अधिकृत हूं। गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि मुझे यह अधिकार है कि मैं बचपन से काम कर रहा हूं, रात दिन काम कर रहा। 15 वर्ष की आयु से मैंने घर छोड़ा है, तब से मैं काम कर रहा हूं पूरा समय। आज भी वंदे मातरम के हटाने के पश्चात मैं चाहता तो हंगामा खड़ा कर सकता था, इतनी आक्रोश था पूरे देश के अंदर। मुझे बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी जो है मुझे लालच दिए थे। मुझे याद है कि इस देश के बहुत बड़े कद्दावर नेता ने मुझे बुलाया था अपने पास और ये कहा था वंदे मातरम यात्रा निकालो, मैं पूरा फाइनेंस करूंगा, वंदे मातरम जहां जहां जाएगी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन रवि शुक्ला ने कहा था मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं नुकसान करने के लिए नहीं, ये पद तो आते जाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसके बाद भी संगठन बना करके सनातन धर्म के लिए आज 37 देशों में काम कर रहा हूं, पूरे देश में काम कर रहा हूं। 30 दिन में 25 दिन मेरा प्रवास होता है, रात दिन, कभी आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां। ये रात दिन किस लिए कर रहा हूं मैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने अपना पूरा जीवन बीजेपी में दिया है और हाशिए पर है तब भी आपने बीजेपी को नहीं छोड़ा। लेकिन आज तो जीने मरने का प्रश्न हो गया है, और ऐसी स्थिति में अगर ये वापस नहीं लिया जाता है या इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो आपके पास विकल्प क्या है? त्यागपत्र। भाजपा का काम नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास परम वैभव ने तो मैं तो स्वराष्ट्रम का अधिकार कौन छीन लेगा? तो चल भाजपा छोड़ देंगे तो और कौन सी पार्टी आपका विकल्प हो सकती है? कोई पार्टी विकल्प नहीं हो सकती, मेरा विकल्प कोई पार्टी नहीं हो सकती, मेरा कोई विकल्प नहीं हो सकती। पार्टी से निकाल भी दी जाएंगे तब भी इसका एक्ट का विरोध करेंगे और अकेले खड़े होंगे और आप लोगों को जोड़ेंगे, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। नवल कांत जी, आप जानते हो मैं अकेला नहीं हूं। नहीं, एक बहुत लंबी लाखों लोग। देखिए नवल कांत जी, मैं पूरे देश में काम कर रहा हूं, हर प्रदेश में मेरी शाखाएं हैं, मैं हर जगह काम कर रहा हूं, सभी प्रदेशों में काम कर रहा हूं। और मैं, देखिए, मैं केवल इतनी बात कहता हूं कि सत्य के लिए खड़े रहना ये मेरा स्वभाव भी है और मेरा ये धर्म भी है। मैं धर्म भ्रष्ट होऊंगा नहीं। मैं अपने विचार के लिए, जहां जाने कितने प्रचारकों को मैंने देखा है चने खा करके जिंदगी बर्बाद की है उन्होंने, रात दिन इसके लिए लगे हैं, इसलिए उसके लिए आज भी मैं समर्पित हूं, आगे भी समर्पित रहूंगा। हाँ, ये जरूर कि मेरा दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा। बहुत विस्तार से आपने बड़ा बेबाकी से अपनी बात रखी और बहुत समझदारी से बातों का विश्लेषण भी किया। डॉक्टर रवींद्र शुक्ला, जो आप के प्रयास हैं उसमें आगे भी जो होगा वो अपडेट करेंगे, लेकिन आप एक मुखर आवाज बन गए, खासतौर से बीजेपी की अंदर से जो आवाज निकली है उसके अगुवा बन गए हैं। तो ये चर्चा आज हम यही विराम देते हैं और इसमें जो आगे अपडेट होगा तो आपको फिर जोड़ेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।